लोगों ने जो पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ हमने आयोटा के बारे में पढ़ा था, बट जो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर वो मैंने आपको नहीं समझाया था। तो आज के सेशन में हम वही समझेंगे कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम आगे जाके कैसे सॉल्व करने वाले हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो आप याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर जो एनसीईआरटी में जो बेसिक वाला है वो तो बहुत आसान है, बट उसके जो बियॉन्ड जब हम जाते हैं तो आपको 2 चैप्टर बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। एक है कोऑर्डिनेट और दूसरा वेक्टर। ये पूरा का पूरा चैप्टर इनके दोनों के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आगे बढ़ता है, ठीक है। वेक्टर तो बहुत ही फंडामेंटली यूज़ होता है इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन जब तक हम एनसीईआरटी की बात करेंगे तो ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा खास यूज़ नहीं है वेक्टर का, तो नहीं भी समझोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कंपटीशन की बात करेंगे लूँगा मैं जब क्लासेस तब मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कैसे हम लोग वेक्टर का यूज़ करते हैं। चलिए फ़िलहाल तो अभी आ जाते हैं अपने स्टैंडर्ड पे, ठीक है। और वो जो है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ज़रा देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं Z से। किससे डिनोट करते हैं? Z से। और अभी जो मैं लिखूंगा वो एक स्टैंडर्ड टर्म है, वो एक क्या है आपकी स्टैंडर्ड टर्म। तो क्या लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को? Z इज इक्वल टू A प्लस IB। अब जरा ध्यान से समझेंगे छोटी छोटी चीजें, ये क्या है A, क्या है B और क्या है I। बहुत ध्यान से सुनना। A हमारा क्या है? एक रियल नंबर। B हमारा क्या है? रियल नंबर, मतलब दोनों ही रियल नंबर है। A भी एक रियल नंबर है और B भी क्या है? एक रियल नंबर। लेकिन A के साथ I नहीं आ रहा है, जबकि B के साथ क्या आ रहा है? I आ रहा है। तो इनके 2 और नाम भी होते हैं, ठीक है। A को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। ध्यान से समझना है इसका नाम रियल पार्ट क्यों बना, क्योंकि A रियल है। A क्या है हमारा? रियल, इसलिए A को हमने क्या बोल दिया? रियल पार्ट। यहां पे देखो तुम बोलोगे B भी रियल है, B भी रियल है, लेकिन B के साथ क्योंकि I आ रहा है तो इसलिए B को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन करना जरूरी है, जहां पे एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। बट देयर कुड बी चांसेस, क्योंकि A और B मैंने रियल बोला हुआ है, तो A कुड बी 0, B कुड बी 0 और बोथ कैन बी 0। मतलब जरा ध्यान से देखो, 0 को हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे। ये देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसमें A क्या है हमारा? 0। और ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब इसमें रियल पार्ट 0 है, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। मतलब जितने आपके पास जैसे 1 2 3 पाई, ये जितने भी आपके पास रियल नंबर हैं सबको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सपोज इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे? पाई प्लस 0i। इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 3 प्लस 0i। समझ में आ गई बात? और ये तो आपको समझ में आती है, ऐसे तो लिख ही सकते हैं 3 प्लस 2i, जहाँ पे ये क्या है? रियल पार्ट, ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट। लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हमारा आंसर आएगा तो वो आंसर का फॉर्मेट हमेशा यही आएगा, A प्लस IB वाला। और अब अगर तुम्हें याद आया हो, जब मैं लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि I कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं लास्ट क्लास का, मैंने बोला 3 माइनस 2i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। 3 माइनस 2i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आपने सोल्यूशन में मुझे क्या बताया था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 अपॉन, इसका रेसिप्रोकल कर दो 3 माइनस 2i।
और मैंने आपको बताया था कि ये डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में आई ना होने के लिए मैंने क्या करा था, 3 + 2i से मल्टीप्लाई। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है नीचे से आई गायब करने का, ये हमेशा याद रखना कि जो भी इसका साइन है इमेजिनरी का, उसके ऑपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ऊपर आ गया 3 + 2i, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट बताया था मैंने ये फॉर्मूला, 9 4 13, तो 3/13 प्लस 2/13i। तो याद आया, मैंने आपको जब इसका आंसर था खाली यहीं पे नहीं छोड़ा मैंने, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में यहीं पे हम छोड़ सकते थे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन रखनी है। कौन सी वाली, a + ib वाली। नाउ दिस इज a एंड दिस इज b। नाउ इज इट क्लियर? बहुत छोटी सी टर्म पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। नाम बड़े अजीब चीज से, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है? तो कॉन्जुगेट याद रखिएगा कैसे डिनोट करते हैं, z के ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, z के ऊपर बार। और जरा देखिएगा, अगर हमारा z है a + ib, तो इसका कॉन्जुगेट यानी कि z बार जो होगा वो क्या होगा, a - ib। मतलब जो आपका इमेजिनरी पार्ट था, देख रहे हो, जो आपका इमेजिनरी पार्ट था उस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया। ये प्लस था तो क्या हो गया, माइनस। जरा एग्जांपल देखते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, 3 + 2i, 3 - 2i, 3 और 2i, इन सब के मुझे कॉन्जुगेट निकालने हैं, ठीक है? जरा ध्यान से देखिएगा इनके कॉन्जुगेट क्या होंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 2i, इसका कॉन्जुगेट 3 + 2i, इसका कॉन्जुगेट। समझना, कॉन्जुगेट का मतलब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, लेकिन इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 + 0i, तो z बार कितना आएगा, 3 - 0i, मतलब 3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि if z is real, बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, if z is real then conjugate is also real, यानी कि z अगर हमारा a है तो z बार भी हमारा क्या होगा, a ही रहेगा। इसका कॉन्जुगेट देखिए क्या हो गया, -2i, और अगर ये होता -2i तो कॉन्जुगेट कितना आता है, बोलो, 2i। क्लियर है ये बात सबको, कॉन्जुगेट निकालना समझ में आ गया हमारा। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, बहुत आसान सी चीज है, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास z है a + ib, z हमारे पास क्या है, a + ib, ठीक है? हमें निकालना है मॉडुलस। मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, मॉड z। इसके प्रेजेंटेशन में तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, मॉड z, ठीक है? क्या होता है ध्यान से देखना, अंडर रूट। क्या होता है, अंडर रूट। इसका रियल पार्ट देखो कितना है, a, इसका स्क्वायर करो, और इसका इमेजिनरी पार्ट देखो कितना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा हूं। इमेजिनरी पार्ट जब बोलूंगा तो i नहीं होगा, कितना है, b, प्लस कर दो b²। ये हो गया हमारा मॉडुलस। फिर से ध्यान से सुन लो, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, i से कोई मतलब नहीं है। जरा ध्यान से देखना, इसको मैं कुछ लिख के दिखा रहा हूं। ये देखो क्या है, REZ का मतलब रियल पार्ट ऑफ z। REZ का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। जरा बताओ रियल पार्ट ऑफ z कितना है,
ए, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है हमारा, ए। और अगला देखो क्या पूछ रहा हूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है बताओ, बी। यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें क्या नहीं आएगा आपका, आई नहीं आएगा, लेकिन साइन आएगा। साइन आएगा मतलब ये प्लस वाला साइन आएगा, माइनस होगा तो आएगा। आई के अलावा जितना पार्ट है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहलाएगा। तो एक्चुअली ये जो हम सीख रहे हैं मॉडुलस, उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। मतलब ए का स्क्वायर करेंगे और बी का स्क्वायर करेंगे। डोंट, ये मत करना, ये गलत है। क्या कि मॉड जेड निकाला, अंडर रूट ए स्क्वायर लिख दिया प्लस आई बी का होल स्क्वायर लिख दिया, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, जरा ध्यान से देखना। ये ए स्क्वायर, आई का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, -1, तो आंसर आ जाएगा मेरा -b स्क्वायर, जो कि मॉडुलस जेड नहीं कहलाएगा। इज दैट क्लियर, सबको समझ में आ गई ये बात। ये जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, इन्हीं 3 चीज़ों की हम लोग सीखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इन्हीं तीनों की क्या सीखने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो क्या होती है इनकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखना, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है जब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ज़रा एक बात बताओ, अगर आपके पास एक पॉइंट होता है a, b, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, एक पॉइंट है अगर आपके पास a, b, तो a, b अगर मुझे प्लॉट करना हो ज्योमेट्रिकली, तो उसको प्लॉट करने का क्या तरीका है कि हम लोग क्या बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन। वेरी गुड, क्या बना दिया हमने, कार्टेशियन प्लेन। हमने ये डिस्टेंस ली a, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। हमने ये डिस्टेंस ली b, यानी कि ये जो पॉइंट है ये हमारा आ गया a, b। ठीक है, क्या आ गया हमारा a, b। यानी कि हमारे पास अगर एक कोऑर्डिनेट है तो उसको प्लॉट करने का, उसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करने का तरीका क्या है कि एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे जिसमें x एक्सिस y एक्सिस होती है और उसमें उस पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। बहुत ध्यान से सुनना, रिजैम्बलिंग सुनना। वहाँ पे पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a प्लस ib। तो रिजैम्बलिंग सुनना, क्या बता रहा हूँ पहले वाले से, कोऑर्डिनेट से। प्रेजेंटेशन का डिफरेंस पहले समझ लो। वहाँ पे प्रेजेंटेशन थी पॉइंट की a, b और ब्रैकेट लगा दी थी, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन हमेशा a प्लस क्या होगी, i टाइम्स b होगी। वहाँ पे थी x एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ पे होगी, ध्यान से देखना, यहाँ पे होगी रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। तो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। दो दे आर परपेंडिकुलर, दे आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 क्वाड्रेंट्स, ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, लेकिन उसमें x एक्सिस होती है, यहाँ रियल एक्सिस होती है, उसमें y एक्सिस होती है, यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस होती है। ठीक है, इस प्लेन का नाम कार्टेशियन प्लेन था। इस प्लेन का नाम क्या कहलाता है, आर्गन डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए यूज होता है। कार्टेशियन प्लेन
कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने के लिए यूज होता है। और सिस्टम वैसे ही चलेगा। ये जो रियल पॉइंट है आपके पास, ये जो आपके पास रियल पार्ट था वो हमेशा रियल एक्सिस पे प्लॉट होगा। सपोज ये डिस्टेंस a है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट होगा। सपोज ये b पार्ट है, तो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑन आर्गन डायग्राम इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको लिखेंगे, वहां पे लिखते थे ब्रैकेट के अंदर a कॉमा b, यहां पे लिखेंगे a प्लस आई बी। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो अब मैं कुछ केसेस लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या चीजें होती हैं। सपोज आपके पास z था 3 प्लस 4i, आपके पास z था -3 प्लस 4i, आपके पास z था 2i, आपके पास z था 2। इन सबको मुझे आर्गन डायग्राम पे प्लॉट करना है। तो जरा देखना कैसे आर्गन डायग्राम पे प्लॉट होंगे। बहुत आसान सी चीज है। 3 प्लस 4i, इसका मतलब रियल पार्ट कितना है 1 2 3। 4i, i ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्योंकि इसको हमने इमेजिनरी लाइन बोला हुआ है, तो सिर्फ 1 2 3 और 4 यहाँ पे लेके आ जाओ। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा z हो गया 3 प्लस 4i। इसकी प्लॉटिंग देखिए -3 प्लस 4i की, इसकी प्लॉटिंग क्या होगी? -3 का मतलब -1 -2 -3, 4i का मतलब ऊपर 1 2 3 4, यानी कि ये पॉइंट हो गया -3 प्लस 4i। अभी एक चाहूँ तो और देख लो, यहीं पे -3 - 4i क्या होगा और 3 - 4i क्या होगा? तो -3 - 4i -3 -4 यहाँ पे ले आओ, ये हो गया -3 - 4i। 3 - 4i 1 2 3 प्लस का नीचे ले आओ, ये हो गया 3 - 4i। ठीक है। अब अगर मैंने दिया हुआ है 2i, तो इसका मतलब 2i का मतलब क्या है? एक्चुअली 2i का मतलब है 0 प्लस 2i। तो x पे तो 0, मतलब रियल पे 0 मूवमेंट है, इमेजिनरी पे कितनी मूवमेंट है? 2 1 2, यानी कि ये पॉइंट क्या कहलाएगा? 2i। -3i -1 -2 -3, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? -3i। कहीं पे लिखा है 4, यानी कि z 4 प्लस 0i, तो 4 का मतलब 1 2 3 और 4, ये हो गया आपका 4 प्लस 0i। तो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस पे प्लॉट होता है? आर्गन डायग्राम पे। आर्गन डायग्राम में क्या होती है? रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस में ऑलरेडी आई इंक्लूडेड होता है। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गई ये बात कि 2 है 3 है 4 है, इसका मतलब ये हमेशा कहाँ पे होंगे? रियल एक्सिस पे। और जब भी आई आएगा, सिर्फ आई होगा, तो ये कहाँ पे होंगे? इमेजिनरी एक्सिस पे। और अगर दोनों हैं तो फिर बीच में होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ। इज दैट क्लियर कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे प्लॉट होता है? अब दूसरा आता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, कॉन्जुगेट को मैंने क्या बोला हुआ है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो एक बात बताओ, अगर मैंने एक जनरल प्लॉटिंग कर रखी है z = a प्लस आई बी की, और a प्लस आई बी प्लॉट होके ये है a प्लस आई बी, तो ध्यान से देखो, जो हमारा कॉन्जुगेट है उसमें हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर रहे हैं, यानी कि ये वाला पार्ट a पार्ट तो इतना ही रहेगा, आई बी कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो ये हमारा क्या हो गया? a माइनस आई बी। इसका मतलब यू कैन से, जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, अगर हम x एक्सिस को एज ए मिरर मान ले तो ये रिफ्लेक्शन है। कॉन्जुगेट हमारा क्या है? इज रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। ठीक है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ध्यान से देखना, z से निकाला हमने मॉड z, कितना आया? a माइनस आई बी। अभी मॉड z का फिर से मॉड ले लेते हैं,
यानी कि इसका फिर से मॉड लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का फिर से प्लस हो जाएगा, यानी कि a प्लस आई बी इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जेड बार का बार, यानी कि z बार का बार इफेक्ट नलीफाई कर देता है, वापस से सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। समझ में आई ये बात? अगर हमारा z होता 2, अब z 2 होता तो देखो 2 कहां पे प्लॉट करते, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जरा ध्यान से देखो, ये 2 होता और इसका अगर मैं बार निकालता, देखो ये रियल है, z हमारा क्या है, रियल। अब अगर रियल है और इसका अगर मैं बार निकाल रहा हूं, इसका अगर मैं बार निकाल रहा हूं तो बार सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करता है। इसका मतलब 2 अगेन क्या रहेगा 2। और डेफिनेशन पे आओ, z बार इज रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। अब अगर तुमने अपना पूरा थोबड़ा शीशे पे चिपका दिया है तो तुम्हारी इमेज भी कहां बनेगी, बिल्कुल यहीं पे जाके बनेगी। जैसे जैसे दूर होते जाओगे वैसे वैसे इमेज भी क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। तो दिस इज द मीनिंग। तो z इक्वल टू 2 तो z बार भी क्या होगा 2। लेकिन अगर z है आपका 2i तो 2i कहां प्लॉट होगा, i और 2i, तो इसका बार क्या आएगा, इसका रिफ्लेक्शन कहां आएगा, जस्ट 2 पॉइंट नीचे, दैट इज -2i। इज दैट क्लियर? और चीज समझ लेते हैं, दैट इज मॉडुलस। और मॉडुलस क्या होता है, बहुत आसान सी चीज़ है, ज़रा ध्यान से देखना। मॉडुलस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा, आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z, ठीक है, उसको मैंने ये बनाया होगा, ये है a प्लस आई बी, जहां पे a क्या है, दिस इज a, ये a है, एंड दिस इज b, ये आपका क्या है, b है। तो बहुत ध्यान से सुनना, जो मॉडुलस होता है, ठीक है, वो मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स पॉइंट। तो जैसे मैंने यहां पे आपको ये डेफिनेशन बताई थी कॉन्जुगेट की, रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, ऐसे ही मॉडुलस z की डेफिनेशन क्या बता रहा हूं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और क्योंकि डेफिनेशन से क्लियर है, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन डिस्टेंस, हम सिर्फ डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनना, और यहीं से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि क्यों मॉडुलस z में रियल पार्ट का स्क्वायर आया और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आया। अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है तो बताओ, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक a, और ये डिस्टेंस कितनी है b। i से मतलब ही नहीं है, अब हम सिर्फ इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो कितनी है b। तो बताओ ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या आएगी, पाइथागोरस से अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगी क्या, नहीं, बोलो। इसका मतलब इस केस में i से कोई मतलब नहीं है। तो डेफिनेशन समझोगे तो समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है कि i से मतलब क्यों नहीं होता है, ठीक है। अगर डेफिनेशन नहीं समझोगे तो फिर कंफ्यूज होते रहोगे कि i डाले कि नहीं डाले। तो अभी क्लियर होना चाहिए कि मॉडुलस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो फिर आई बी, ये होता है आई बी, उससे मतलब नहीं रह जाएगा, सिर्फ मतलब रहेगा डिस्टेंस b से, और ये डिस्टेंस a है, ये b है। ये अगर मुझे निकालना है तो सिंपल सी बात है कि मैं सिर्फ क्या यूज करूंगा इस केस में, डिस्टेंस फार्मूला, पाइथागोरस यूज करूंगा। इज दैट क्लियर? तो कुछ लोगों को अगर याद हो, जिन लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा, तो उनको ये समझ में आएगा कि वेक्टर का कैसे, जैसे उसमें i होता है और j होता है, तो i और j से कोई मतलब नहीं रह जाता है, सिर्फ a स्क्वायर होता है और सिर्फ क्या होता है b स्क्वायर।